तो कहते हैं कि खाना सबसे बड़ी दवाई है। कि खाना ही एक ऐसी चीज है जो हमें स्वस्थ रख सकता है। क्या खा रहे हैं, वो खाना कहाँ से आ रहा है, कौन उगा रहा है, किस तरीके से उगा रहे हैं, कौन से केमिकल या जहर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। फार्मर क्यों इसका साथ देता है? तो जिस चीज में प्रॉफिट होगा वो चीज आगे बढ़ती जाएगी। तो ये फोका फूड है, आपको मोटा करता रहेगा, बीमारियां देता रहेगा। अभी चांदी से महंगे बीज बेच रहे हैं और जल्दी ही वो सोने से महंगे बीज बेचने चालू कर देंगे। केमिकल्चर का आपने वर्ड यूज किया, ये पूरे इंडिया में हो रहा है या कई ऐसी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर ये प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है और कई स्टेट्स में बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है? तो इसको बोलेंगे केमिकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर। हेलो एवरीवन, आई एम साक्षी वर्मा, सीईओ फाउंडर एट युक्ति हर्ब्स, और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर बात करेंगे। तो कहते हैं कि खाना सबसे बड़ी दवाई है, बट अगर खाने से ही बीमार होने लग जाएं तो फिर क्या किया जाए? तो इस टॉपिक पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर विनोद कुमार, हु इज द चेयरपर्सन इन द डिपार्टमेंट ऑफ सोशियोलॉजी, पंजाब यूनिवर्सिटी, और इन्वायरमेंटल सोशियोलॉजी वो पिछले 10 सालों से पढ़ा रहे हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, he is a very strong supporter of organic farming and getting right food to the right people at the right time. So let's start by welcoming him to the podcast today. So welcome sir, thank you so much for taking out the time and it is always a pleasure to talk to you. थैंक यू। और आप इतना नोबल काम कर रहे हो, लोगों को सही खाना पहुंचा रहे हो, ये तो बिल्कुल ही नेक काम करते हो। तो सबसे पहले तो आप बताएं सर कि आपको ये काम करने की मोटिवेशन मिली कहाँ से? देखिए, मैं बचपन से ही खेती वाले परिवार से आता हूं, तो बचपन से ही मैं खेती और इससे रिलेटेड चीज़ों पे बहुत ध्यान रखता हूं कि हम क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कहाँ पे हमारी गलतियां हो रही हैं। मैंने अपने देश में भी कई सारे विश्वविद्यालयों में रहा मैं और पढ़ा भी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली में और जर्मनी में, आपके थाईलैंड में और भी कई सारे देशों में। तो वहाँ पे अलग अलग कल्चर से इंटरेक्ट करते हुए और उनके अलग अलग जो टीचर्स हैं जो फूड पे बात कर रहे हैं, सेहत पे बात कर रहे हैं, प्रकृति, पर्यावरण और इसके विज्ञान पे बात कर रहे हैं, और मैं पढ़ा रहा हूँ प्रकृति का समाजशास्त्र। तो इन सब से मिला जुला के एक मेरी अंडरस्टैंडिंग बनी कि खाना ही एक ऐसी चीज़ है जो हमें स्वस्थ रख सकता है। बाकी आप जितनी मेडिसिन ले लीजिए, वो एक तरीके से आपको सपोर्ट सिस्टम दे सकते हैं कुछ देर के लिए, लेकिन आप जिंदगी भर दवाइयाँ नहीं ले सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप क्या खा रहे हैं, वो खाना कहाँ से आ रहा है, कौन उगा रहा है, किस तरीके से उगा रहे हैं, कौन से केमिकल या जहर उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं। और जो अभी एग्रीकल्चर का मतलब है एग्री प्लस कल्चर, जिस कल्चर में आप एग्री करते हैं कि आप बिना केमिकल, बिना जहर वाले खाने को एग्री करेंगे, लेकिन क्या मैं आपके खाने में थोड़ा जहर मिला दूं तो आप एग्री करेंगे उस खाने को खाने में? जाहिर सी बात नहीं करेंगे। तो ये केमिकल्चर है जो अभी हम कर रहे हैं। तो इसको बोलेंगे केमिकल्चर, नॉट एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर में हमारा एग्रीमेंट होता है, केमिकल्चर में जबरदस्ती होता है। कि जैसे फार्मी चिकन्स को जबरदस्ती आपको जो खिलाना है खिला दीजिए, वैसा ही आज के दिन जनता के साथ हो रहा है। बिल्कुल सही बात है। तो सर, ऐसा जो केमिकल्चर का आपने वर्ड यूज किया, ये पूरे इंडिया में हो रहा है या कई ऐसी पर्टिकुलर स्टेट्स हैं जहां पर ये प्रैक्टिस ज्यादा चल रही है और कई स्टेट्स में बिल्कुल ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है? देखिए, वैसे तो पूरी दुनिया में केमिकल फार्मिंग छाई हुई है। क्यों छाई हुई है, इसके पीछे सीधा सीधा रीजन ये है कि इसमें फंडिंग बहुत ज्यादा है और कंपनियों के लिए बहुत ज्यादा प्रॉफिट है। तो जिस चीज में प्रॉफिट होगा वो चीज आगे बढ़ती जाएगी। कौन सी कंपनीज के लिए सर? जैसे जो ट्रैक्टर बनाने की कंपनियां हैं, यूरिया, डीएपी, केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, फंगिसाइड, सीड्स। आपको जान के हैरानी होगी कि हमारे 90% बीजों पे मात्र 2-3 कंपनियों का कब्जा है, और वो अभी चांदी से महंगे बीज बेच रहे हैं और जल्दी ही वो सोने से महंगे बीज बेचने चालू कर देंगे, क्योंकि उनकी मोनोपोली हो चुकी है इन सारी चीजों पे। तो जो किसान का नेचुरल चीज था वो अभी कंपनियों की तिजोरियों में जा चुका है। तो किसान खेती करने के बजाय एक तरीके से गुलामी कर रहा है ट्रैक्टर वाली कंपनियों का, यूरिया, डीएपी, हर्बिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, सीड्स, जो अलग अलग बीज हैं उनके ऊपर। और धीरे धीरे आपको जान के हैरानी होगी कि ऐसे बीज मार्केट में आ चुके हैं जो बांझ हैं, और उन बांझ बीजों की वजह से लोग भी बांझ होते जा रहे हैं। जैसे आपने पंजाब में सुना होगा कि आईवीएफ सेंटर और आईलेट्स सेंटर,
2 ही सेंटर आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो आईवीएफ से बच्चे पैदा करो 10-20 लाख रुपए लगा के, और फिर आईलेट्स करवा के विदेश में भेज दो, और वो ट्रम्प साहब वापस हमारे उन बच्चों को भेज देंगे। यार बहुत सारे लोग बीच में मारे जाते हैं, और ड्रग भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं इसी वजह से। जी, तो सर जैसे आपने बताया कि कंपनीज को फायदा हो रहा है, ट्रैक्टर कंपनीज को, सीड्स बेचने वाली कंपनीज को, बट फार्मर इस चीज के लिए अग्री क्यों कर रहा है? क्या ये जो केमिकल्चर है ये शुरू से चलता आ रहा है या अभी चल रहा है? और अगर अभी चल रहा है तो फार्मर क्यों इसका साथ देता है? देखिए, किसानों को ट्रेंड किया गया 1960-70 के दशक में ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम पे, तो उसको हम हरित क्रांति बोलते हैं। मैं उसको हरित भ्रांति बोलता हूँ। भ्रांति इसलिए क्योंकि पंजाब में 138 फसलें हम उगाते थे, पंजाब हरियाणा को मिला के। आज के दिन मात्र 2 फसलें उगा रहे हैं, गेहूं और धान। बाकी 2-3 और छोटी मोटी फसलें जो 2-3% में आती हैं टोटल। तो अगर आपने बायोडाइवर्सिटी खत्म कर दी, आप तिलहन और दलहन के लिए विदेशों पर निर्भर हैं, आपका 70% के करीब जो तेल है वो पाम ऑयल है, आपका सरसों जो उगा सकते हैं हमारे किसान वो नहीं है, और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन से लेके तमाम सारे बड़े बड़े दिग्गज हैं जो इसके पीछे लगे रहते हैं। जी। तो किसानों को समझ में ही नहीं आने दिया जा रहा है कि पंजाब पर हेक्टेयर दुनिया में सबसे ज्यादा अनाज पैदा करके और वो गरीब क्यों होता जा रहा है। उनके हमारे जो किसान है वो सुसाइड क्यों करते जा रहे हैं, उनके ऊपर इतना कर्जा क्यों चढ़ता जा रहा है। तो ये पूरा इकोसिस्टम बनता है, और ये इकोसिस्टम एक दिन में नहीं बनता। सिस्टमेटिकली कंपनियां, सरकारें और तमाम सारे जो बड़े इन्वेस्टर होते हैं वो मिलके एक ऐसा सिस्टम बना देते हैं कि किसानों को समझ में ही नहीं आता है कि तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। जी। तो सर ये बात सच है क्या कि जो केमिकल्चर है या जिसमें हम हर्बिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स ये सारी चीजें डालते हैं तो प्रोड्यूस बढ़ती है, तो प्रोड्यूस बढ़ने के कारण फार्मर ज्यादा पैसे कमा पाता है और अपने खर्चे निकाल पाता है, क्योंकि आजकल सब अमीरी की दौड़ में तो लगे हुए हैं। तो क्या आपको लगता है कि ये कारण है कि फार्मर ये सब कुछ जानते हुए भी कि ये जो भी चीजें वो डाल रहे हैं ये हार्मफुल हैं, फिर भी वो अपनी प्रोड्यूस बढ़ाने के लिए, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए ये कर रहे हैं? देखिए, किसानों को ये बता दिया गया है, समझा दिया गया है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों के माध्यम से, कंपनियों के माध्यम से, सरकारों के माध्यम से कि ऐसा होता है, केमिकल डालने से पैदावार बढ़ती है। लेकिन वो कितने टाइम तक बढ़ती है वो उनको नहीं बताया गया। उसके बाद क्रॉप फेलियर के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ते हैं। हर 3 साल में एक बार फसल फेल हो जाती है। किसानों का कर्जा बढ़ता जा रहा है। पर हेक्टेयर ज्यादा से ज्यादा अनाज पैदा कर रहे हैं, लेकिन उसकी जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो अभी रिसर्च आए कि 45% से ज्यादा घट चुकी है। तो आप मान लो कि 1 क्विंटल अनाज उगा रहे थे, उसकी जगह 2 क्विंटल उगा रहे हैं, तो अनाज का वॉल्यूम बढ़ गया लेकिन न्यूट्रिशन घट गया। बट उनको तो पैसा वॉल्यूम के हिसाब से ही मिलता है, उनको तो न्यूट्रिशन के हिसाब से मिलता है, लेकिन वो वॉल्यूम भी अभी घटता हुआ जा रहा है। अभी जो रिसेंट रिपोर्ट है वो बोल रहे हैं कि 10% की रेट से जो हमारी क्रॉप का प्रोडक्शन है वो गिर रहा है, क्योंकि केमिकल का क्या है कि अचानक से वो फसलों को उठा देगा, लेकिन अचानक से जब 2-3 साल 4 साल वो इस्तेमाल हो जाएगा तो अचानक से उनको गिरा भी देगा। उसमें फंगस लगेगी, निमाटोड बैक्टीरिया आएगा, और भी 50 किस्म की बीमारियां आएंगी, जैसे धान में ब्लास्टिंग का जो इफेक्ट आता है, और भी बहुत सारी बीमारियां। तो वो 2-3 साल तक उनको लगेगा कि बहुत अच्छा कमा रहे हैं, अचानक से तीसरी चौथी फसल खराब होगी तो उनका कमाया हुआ सारा पैसा गायब हो जाता है। और उनको हर साल एक ऐसे ट्रैप में फंसाया गया जिसमें हर साल वो ज़्यादा बड़े ट्रैक्टर खरीदेंगे, ज़्यादा मशीनें खरीदेंगे, ज़्यादा यूरिया DAP केमिकल खरीदेंगे। आज के दिन यूरिया अगर 1 कट्टा डाल रहे हैं तो 3 साल बाद वो 4 कट्टे डाल रहा होगा, 10 साल बाद में 15 कट्टे डाल रहा होगा। तो इतना ज़्यादा यूरिया जब हम खाते हैं तो हमारी सेहत भी बिगड़ती है और ज़मीन भी डेड हो जाती है। आज के दिन जान के आपको हैरानी होगी कि पंजाब में जो कार्बन कंटेंट है ज़मीन में, जिसकी वजह से बीज का अंकुरन होता है या जिस कार्बन से हमारा शरीर बनता है, वो मात्र 0.3% बचा हुआ है। इसमें बीज भी पैदा नहीं होगा। अगर बीज उगेगा ही नहीं तो आप सोचिए कि धीरे धीरे जमीनें बंजर हो जाएंगी। तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कई लोग फैट डाइट्स कर लेते हैं, एकदम से वजन गिर तो जाता है, बट जब वो छोड़ देते हैं और जब वो वापस आता है तो दुगने से भी ज्यादा वापस आता है। तो अगर हम आम आदमी की बात करें जिसको अपने न्यूट्रिशन से फर्क पड़ता है, तो अगर
फ्रॉम अ लेमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू, क्या आपको लगता है कि लोगों को पता भी है कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में फ़र्क क्या है और वो कैसे पता कर सकते हैं? और अगर वो इनऑर्गेनिक खाना खा भी रहे हैं तो इसकी क्या ये कैसे बैकफायर कर सकता है? तो आप थोड़ा सा उस बारे में ज़रूर बताएं। देखिए, जितना भी मार्केट में अभी खाना उपलब्ध है उसमें 97% करीब खाना इनऑर्गेनिक है, जी। केमिकल्चर से आता है। जी। और ये केमिकल्चर इतना ज़्यादा बढ़ने के बाद में जो खाना आ रहा है उसमें न्यूट्रिशन की क्वालिटी बहुत ही पुअर होती है। जो अमरूद या अनाज या सेब जो भी आप खा रहे हैं वो दिखेगा कि अमरूद अनार सेब जैसा है, लेकिन उसमें न्यूट्रिएंट्स नहीं होंगे और उसमें एक अजीब सा खारापन होगा। आप जितना मर्जी खा लीजिए आपको तृप्ति नहीं मिलेगी और आपको लगेगा कि थोड़ा और खाएं, थोड़ा और खाएं, और खाने के चक्कर में आप शुगर ज्यादा खाएंगे। जैसे पंजाब के अभी रिसर्च आए कि प्रोटीन के ऊपर जितना खर्च कर रहे हैं उससे 9 गुना ज्यादा कोल्ड ड्रिंक्स के ऊपर खर्च कर रहे हैं पंजाब में। तो शुगर के बाद में फिर वो फास्ट फूड खाना चालू करेंगे, फास्ट फूड के बाद में नशा लेना चालू करेंगे जिसमें शराब और ड्रग्स शामिल हैं। तो ये जब हम ज्यादा नाइट्रोजन यानी यूरिया डाला हुआ खाना खाते हैं फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक, तो हमारे अंदर ड्रग लेने की भी प्रवृत्ति बढ़ती है और न्यूट्रिशन कम होते हैं तो बीमारियां बहुत तेजी से आएंगी और जब आएंगी तो ठीक करने के लिए हो सकता है मौका ना मिले। अभी आपने सुना होगा कि एक दूल्हा घोड़ी पे बैठ के जा रहा है और वो अचानक से गिरता और मर जाता है। आजकल कितने सारे यंग कार्डियक अरेस्ट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मिसहैप्स हो रही हैं। एक कट लेना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है। आजकल तो इतने ज़्यादा हम यंग कार्डियक अरेस्ट के बारे में सुनते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि जो लोग दिखने में बहुत फिट होते हैं और अपने आप को बहुत एक्टिव समझते हैं, कार्डियक अरेस्ट उस स्ट्रेटा ऑफ द सोसाइटी में भी इतने कॉमन हो रहे हैं। तो आपका कहने का मतलब ये है कि जितनी इनऑर्गेनिक फूड्स की हम कंजम्पशन करते हैं वो इन रिजल्ट हमें क्रेविंग्स देते हैं और हम उन क्रेविंग्स को पूरा करते करते बीमारियां इनवाइट करते हैं। तो सर, व्हाई डू यू थिंक कि ऐसा हो रहा है? ऐसा क्यों रहा है? क्योंकि अगर खेत हैं, अगर सबको पता ही है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छी है और हमें करनी चाहिए, तो लोग ये क्यों नहीं कर रहे? देखिए, क्यों नहीं कर रहे इसका पीछे लॉजिक यही है कि जिस चीज में सरकार ज्यादा इन्वेस्ट करती है वो चीज बढ़ जाएगी। जैसे केमिकल्चर में सरकारों ने बेजा जो पैसा है वो डाला और इंटरनेशनल एजेंसियों ने भी इसको प्रमोट किया, क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद में हथियार बनाने, गोला बारूद बनाने की जो कंपनियां बंद हुई तो उनको कोई दूसरा बिजनेस ढूंढना था। अभी इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट ऐसे तो छोड़ नहीं देंगे, तो उन्होंने खेती के केमिकल प्रोड्यूस करने चालू किए और इन केमिकल से खेती की पैदावार बढ़ानी चालू की। पूरी दुनिया के साइंटिस्ट को अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में और बड़ी बड़ी कंट्रियों में ले जाके उनको ट्रेंड किया गया कि यही एक वे आउट है, अदरवाइज भूखमरी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो वो उस टाइम का हो सकता है टेम्परेरी पीरियड के लिए डिमांड रहा हो, लेकिन अभी नहीं है। हम ज्यादा पैदावार कर रहे हैं और केमिकल जितना हम ज्यादा खाते रहेंगे बीमार होते रहेंगे, इसकी गारंटी है। एक लेमैन भी ये बता सकता है। जैसे आप चिड़िया के सामने अगर बाजरा और गेहूं रख देंगे तो चिड़िया बाजरा खाएगी, क्योंकि वो बेसिक इंस्टिंक्ट से काम करती है। जबकि हम गेहूं खा रहे हैं क्योंकि गेहूं इंसानी भोजन है ही नहीं उस तरीके से जैसे हम खा रहे हैं। उसमें बहुत सारा ग्लूटीन है और तमाम सारी बीमारियां होती हैं। द व्हीट बेली सिंड्रोम करके उसके ऊपर किताब भी है। तो जो केमिकल्चर से न केवल हमारी खेती चेंज की गई, बल्कि हमारे खाने पीने के तमाम सारे तरीके, हमारे खाने में कौन से अनाज खाते थे वो सारी चीजें, और हमारा पूरा का पूरा लाइफस्टाइल चेंज कर दिया गया इस केमिकल एग्रीकल्चर के हिसाब से। तो ये पिछले 50-60 साल में हमने पूरा खेती, हवा, पानी और जमीन बर्बाद कर दिया, जबकि पिछले लाखों साल से प्राकृतिक तरीके से हम आराम से जिंदगी जी रहे थे और मात्र 50 साल में हम सब बर्बाद कर रहे हैं। तो वापिस जाना पड़ेगा अगर बचना है तो। जैसे बाबा नानक की फिलॉसफी है, हम पंजाब के बारे में ज्यादा फोकस कर रहे हैं, तो बाबा नानक कहते हैं आज से 550 साल पहले कि पवन गुरु, पानी पिता, माता धरत महत, कि जो हमारा हवा, पानी, जमीन है ये माँ बाप और गुरुओं के समान है। उनको शायद पता होगा कि हम जैसे बिना बुद्धि के लोग एक दिन आएंगे और जहर डाल के हम बोलेंगे कि ये खाना है। तो उन्होंने पहले ही बता दिया था कि आप इन सारी चीजों को अपने माता पिता और गुरु के समान समझें, इसमें जहर ना डालें। और पर हेक्टेयर, पर कैपिटा अगर कंजप्शन ऑफ पॉइजन
देखें तो पंजाब सबसे आगे है, सबसे इसीलिए सबसे ज़्यादा कैंसर के केसेस पंजाब में हैं और ये बहुत तेज़ी से ग्रो कर रहा है। 2028 के प्रेडिक्शंस हैं बिल्कुल कि लगभग हर घर में कोई कैंसर का पेशेंट होगा बिल्कुल। और ये और सारे के सारे केमिकल से आएंगे। बिल्कुल सही बात है। और ये कैंसर का जो आपने जिक्र किया है वो हमारे हॉस्पिटल में भी देखने को मिलता है, क्योंकि कैंसर की पोस्ट ट्रीटमेंट रिकवरी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ट्रीटमेंट तो इम्पोर्टेंट है ही, जैसे लोगों का कीमो हो जाता है, सर्जरी हो जाती है, बट उसके बाद जो उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है विच इज़ कि उनकी बॉडी स्ट्रेंथनिंग के लिए थेरेपीज़ होती हैं, हर्बल उनको सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, या सबसे बड़ी प्रॉब्लम कैंसर में आप तो जानते होंगे ये है कि रिलैप्स हो जाता है। तो उसके लिए हम हर्बल मेडिसिन और पंचकर्मा थेरेपीज देते हैं। और उस टाइम पर इतना ज़रूरी होता है कि हम उनको ऑर्गेनिक फूड्स दें, उनके खाने में माइक्रोग्रीन्स ऐड करें। एट द सेम टाइम मुझे एज अ ओनर ऑफ दिस हॉस्पिटल फील होता है कि जितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास एंडलेस रिसोर्सेज हैं, एंडलेस फंडिंग है, बी इट फोर्टिस, मैक्स, अपोलो, जितनी बड़ी बड़ी चेन्स हैं, ये दिन का कितना पेशेंट रखते हैं अपने पास। इनको भी तो हेल्थ केयर इंडस्ट्री में होने के नाते पता है कि ऑर्गेनिक फूड्स ज़रूरी हैं, तो ये क्यों नहीं अपने उसमें ऑर्गेनिक फूड्स लाते? देखिए, कोई अपने कस्टमर तो खराब नहीं करेगा ना, सीधी सी बात है जी। और ये हेल्थ केयर इंडस्ट्री की बजाय ये है सिक केयर इंडस्ट्री। और जो एलोपैथी का सिस्टम है वो दे आर नॉट डॉक्टर ऑफ हेल्थ, दे आर डॉक्टर ऑफ डिजीज, है ना। अगर आपको हेल्थ के डॉक्टर चाहिए तो आपको आयुर्वेद में आना पड़ेगा जी। सिक केयर तो आपको अलग अलग बीमारियां देते रहेंगे, उसकी दवाइयां देते रहेंगे और उससे पूछते रहेंगे कि आपके पास इंश्योरेंस है तो 2-4 फ्री में और ऑपरेशन भी कर देंगे। लेकिन अगर आपको हेल्थ चाहिए तो आपको प्राकृतिक चिकित्सा में मिलेगा या आयुर्वेद में मिलेगा जी। तो आप होलिस्टिक हेल्थ के ऊपर काम करते हैं जब आयुर्वेद की बात करते हैं तो जी। और आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा का बेस है अच्छी जड़ी बूटियां, अच्छा खाना जो प्राकृतिक जमीन से आता हो, और इसको उगाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगती है स्टार्टिंग में। और इस पूरे मॉडल को हमने एस्टेब्लिश कर दिया है बहुत सारी जगह पे। पंजाब में हम माछीवाड़ा में कर रहे हैं, हिसार में किया है और भी बहुत सारी जगह पे जी। तो इस सिस्टम को बोलते हैं नानक खेती। नानक खेती का सिंपल मतलब है कि बाबा नानक की फिलॉसफी को फॉलो करते हुए प्रकृति के साथ में रहते हुए खेती करना। और इस खेती में हम ना खेत का एक्सप्लॉयटेशन करते हैं, ना हम कोई जानवर मारते हैं, ना कोई कीड़े मारते हैं, ना किसी और चीज को हार्म पहुंचाते हैं। जैसे केमिकल्चर में आज तक 50-60 साल हो गए हमें कीड़े मारते हुए, मर गए क्या? है ना। तो कीड़े हमसे ज्यादा सेंसिटिव हैं, ज्यादा इवॉल्व करते हैं, जल्दी अपने आप की इम्यूनिटी डेवलप करते हैं। लेकिन हम इंसान मूर्खता की हदों को पार करते हुए जहर मिला के अपने बच्चों को खिला रहे हैं। अब बताइए कि कोई भी जानवर, आप जैसे बंदर, चूहा या गिलहरी, बाज, कोई भी ले लीजिए, क्या वो अपने बच्चों को जहर खिलाएगा? लेकिन हम सो कॉल्ड इंटेलिजेंट, पीएचडी होल्डर, फलाना ढिमकाना, इतने बड़े बड़े ज्ञानी बन के अपने बच्चों को हर रोज जहर खिला रहे हैं, अननोइंगली एंड कई लोग तो नोइंगली भी खिला रहे हैं। और आई फील कि अब मैं इस एज में हूँ, मैं ये कह सकती हूँ कि मेरे फादर बहुत ऑर्गेनिक फूड्स एंड बिल्कुल नेचुरल तरीकों को फॉलो करते हैं, तो वो हमेशा घर पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स लेके आते हैं। एंड हिमसेल्फ ऑल्सो वो खाते भी हैं, खुद भी खाते हैं, हमारे लिए तो लाते ही हैं। बट अब ब्रेकफास्ट उन्होंने घर पे किया तो उन्होंने घर पे बिल्कुल साफ सुथरा खाना खा लिया जिसमें ऑर्गेनिक इंग्रेडिएंट्स थे, माइक्रोग्रीन्स थे, सारा कुछ। बट अगर तो वो लोकल कहीं हैं तो फिर तो लंच भी आ जाता है। बट अगर वो बाहर हैं तो उन्हें बाहर से ही खाना पड़ता है। एंड आजकल बाहर तो कहीं पर भी ऑर्गेनिक नहीं मिलता, राइट? तो फिर आपको क्या लगता है कि उससे क्या इम्पैक्ट पड़ता है कि हम फुली ऑर्गेनिक तो कभी जा ही नहीं सकते, तो अगर हम थोड़ा बहुत ट्राई करें तो उसका कोई फायदा है भी है या नहीं? देखिए, फायदा तो बिल्कुल मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। अभी रिसेंटली मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें पता लगा कि माँ के दूध में इतने खतरनाक केमिकल हैं कि वो बच्चे को मार सकते हैं, और वो माँ बच्चे को दूध पिलाएगी, जाहिर सी बात है। तो इतना केमिकल हम डाल चुके हैं अपनी बॉडी में जिससे माँ के दूध को भी हमने नहीं बख्शा है, जो सबसे प्योरेस्ट चीज होती है किसी बच्चे को। वो बच्चा अभी पैदा हुआ है, 2-4 दिन का है, उसका क्या कसूर है कि वो उसको जहर पिलाया जा रहा है?
उसको तो प्रकृति के उसको साथ में जुड़ना नहीं चाहिए। पता। हमारा लास्ट हाँ। पॉडकास्ट हुआ था मिस्टर मोहित निजावन के साथ, ही इज द फाउंडर एट ग्रीनू, और उन्होंने यही एग्जैक्ट स्टोरी बताई कि 2 महीने के बच्चे में वायरस आ गया क्योंकि उसके मदर ऐसा खाना ले रहे थे जिसकी वजह से बच्चे में ऐसे केमिकल्स चले गए कि वो सरवाइव ही नहीं कर पाया। एंड इट वाज ऑल बिकॉज कि उनके खाने में इनऑर्गेनिक फूड्स थे। बट एट द सेम टाइम सर आप देखें कि जितनी भी हम प्रोड्यूस करते हैं, इंडिया इज अ वेरी हाईली पॉपुलेटेड कंट्री। एक तो स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है, और जो आम इंसान है ऑर्गेनिक फूड्स में भी रिसोर्सेज ही नहीं होते कि वो अफोर्ड कर सके। तो ये जो 1% हमारी पूरी इंडिया की पॉपुलेशन है जो ऑर्गेनिक फूड्स अफोर्ड कर सकती है, बिकॉज दे वेरी एक्सपेंसिव। सेकेंडली इनकी शेल्फ लाइफ बहुत कम होती है। तो हम कैसे इस चैलेंज को ओवरकम करेंगे कि आम इंसान तक सही पोषण पहुंच सके? तो इसी का जवाब है नानक खेती। नानक खेती में जो खाना पैदा होता है उसकी सेल्फ लाइफ नेचुरली बहुत ज़्यादा होती है। आप केमिकल्चर से उगा हुआ कोई भी खाना रखेंगे 3 दिन में सड़ जाता है। इसमें रखेंगे तो वो सूख जाएगा, सड़ेगा नहीं, कीड़े नहीं पड़ेंगे उसके अंदर। इस खेती को हमने इतना आसान बना दिया है कि पूरा खेत, पूरी जो इंसानियत है या पूरे जो दुनिया है उसको एक्सेप्ट कर सकती है जी। इसमें किसी भी केमिकल, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, यूरिया, डीएपी, फंजीसाइड वगैरह की जरूरत नहीं है जी। इसको आपको किसी भी तरीके का पोल्यूटेंट्स नहीं फैलाते हैं। हम जमीन को ऐसा तैयार करते हैं नेचर के हिसाब से कि वो जमीन प्राकृतिक भोजन देना चालू कर देती है। किसी भी पौधे को पानी नहीं चाहिए, उसको नमी चाहिए, तो हम इसमें वो प्रबंध करते हैं, जमीन को ढक के रखते हैं, मल्चिंग करते हैं, सबसॉइलर चलाते हैं। और जो आपने कहा कि 1% अफोर्ड कर सकते हैं, तो इस मॉडल को अगर अपनाया जाए तो 100% लोग प्राकृतिक खेती से निकला हुआ खाना खाएंगे, जो कि सस्ता होगा, क्योंकि इसमें 10 गुना कम पानी लगता है, 10 गुना कम ट्रैक्टर लगता है, बहुत कम लेबर लगती है। बरसात का सारा पानी जमीन में जाता है, जो बहुत बड़ा चैलेंज है इंडिया के लिए। आप देखेंगे कि हर शहर में गर्मी के दिनों में हाहाकार मच जाता है कि पानी नहीं है। बेंगलोर का एग्जाम्पल, लाइट नहीं है, पानी तो अगर पंजाब को देखेंगे 85% एरिया रेड जोन में है बिना पानी के। तो इस मॉडल पे आने से वो पानी भी रिचार्ज होगा, जड़ें भी पेड़ पौधों की गहरी जाएंगी, पौधों में न्यूट्रिशन भी आएगा, उसमें तमाम सारी वो चीजें आएंगी जो हमें चाहिए। तो ये मॉडल एक कंप्लीट सॉल्यूशन है हेल्थ और प्राकृतिक खेती का, वेलनेस का। और इससे अगर हम खाना खाते हैं तो ना केवल हमारी आने वाली पीढ़ियां बचेंगी, जल, जंगल, जमीन, जानवर और बीज बचेंगे। अगर हम केमिकल्चर के पीछे पड़े रहे तो हमारे लिए जीना मुहाल हो जाएगा। तो आपने जो सोल्यूशन बताया उसके अकॉर्डिंग हमारा एम ये है कि जितने भी फार्मर्स हैं ज्यादा से ज्यादा वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें, ताकि हम स्कार्सिटी की प्रॉब्लम को बीट कर सकें, और इतने ज़्यादा जो रिसोर्सेज की बचत होगी उसकी वजह से जो भी प्रोड्यूस बनेगी वो अफोर्डेबल भी होगी, ताकि इंडिया की पूरी जनता, बी इट आम आदमी या बी इट रिच, वो सारे ही इसको अफोर्ड कर पाए, राइट। बट हम फार्मिंग से ये वाला प्रॉब्लम तो सॉल्व कर लेंगे, बट हाउ डू यू थिंक वी विल टैकल द प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? क्योंकि जहाँ पर भी होगा उसे दूर पहुँचाने के लिए, लोगों तक पहुँचाने के लिए जो प्रेजर्वेटिव्स हम डालेंगे, क्या उससे भी खाने पर असर पड़ेगा? देखिए, प्रिजर्वेटिव की जरूरत तब पड़ती है जब आप ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और लंबे टाइम तक सेल्फ लाइफ चाहिए जी। तो अगर आप प्राकृतिक भोजन उगाते हैं तो सेल्फ लाइफ नेचुरली उनकी ज्यादा होती है केमिकल्चर के मुकाबले। और आप पंजाब में या कहीं पे भी कोई भी खाना उगा सकते हैं। जैसे केरला, अभी साउथ से केरला से केला आ रहा है, तो ये पंजाब में भी उग सकता है, एप्पल भी उग सकता है। तो कोई भी हम अपनी विसिनिटी में कोई भी खाना उगा सकते हैं, फ्रूट्स उगा सकते हैं, डिफरेंट वेजिटेबल, अनाज उगा सकते हैं जी। तो ट्रांसपोर्टेशन की इसमें जरूरत बहुत कम रहेगी। तो हम प्रेजर्वेटिव्स भी कम क्वांटिटी में यूज करेंगे या बिल्कुल भी नहीं करेंगे? अवॉइड कर सकते हैं पूरी तरह से। तो सर ये तो हम बात कर रहे हैं पेस्टिसाइड्स की एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग की। अब बात ये है कि ग्रेन्स अलग हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स अलग हैं, तो इनमें सेम तरह के केमिकल्स यूज होते हैं या अलग अलग तरह के होते हैं? देखिए, केमिकल्चर के हिसाब से जाएंगे तो बहुत अलग अलग केमिकल इस्तेमाल होते हैं, जिनकी जो डेंसिटी और जो हार्मनेस है वो बहुत ज्यादा हो सकती है। जैसे धान में और सब्जियों में अभी 750 गुना प्रिस्क्राइब्ड लेवल से
केमिकल इस्तेमाल हो रहे हैं, विदेशों से हमारा खाना रिजेक्ट होके आ रहा है। हम्म, तो विदेशों में चेक होता है, तब हमें पता लगता है अच्छा इतने जहर खा रहे हैं हम, है ना। और हमारी इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो गई है कि 750 गुना केमिकल खा के भी हम जिंदा हैं। जी और ये प्रकृति का एक नायाब नमूना है कि हम जिंदा हैं, हाँ इतने जहर डालने के बावजूद। तो विदेशी तो हमारा खाना नहीं ले रहे हैं। बिल्कुल। तो सर हम जिंदा ही हैं, बाकी बीमारियों की तो कोई कमी नहीं है किसी हाँ को हाँ, भी। आजकल बिल्कुल। आप किसी को भी देख लो, अब लोग कहते भी हैं कि पहले जमाने में तो इतना लोग रोटी खाते थे, गेहूं खाते थे, पर फिर भी ठीक रहते थे। पहले तो कभी पीसीओडी, पीसीओएस, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हमने सुनी नहीं थी। ये तो सारी नई बीमारियां हैं। बट एट द सेम टाइम आई एम श्योर कि आपकी बात से ही ये कोरिलेशन में है कि पहले लोग गेहूं जरूर खाते थे, बट एक तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज्यादा होती थी एज कम्पेयर टू आवर सेडेंटरी लाइफस्टाइल्स। बाकी अगर वो गेहूं खाते भी थे तो उनका ऑर्गेनिक होता था, वो केमिकल से बहुत बहुत दूर थे। तो जो आजकल की बीमारियां हैं, आपने अपने एक्सपीरियंस में कौन सी बीमारियां ज्यादा देखी हैं? अभी कैंसर बहुत तेजी से बढ़ रहा है। पीजीआई के जो केसेस हैं पिछले 4 साल में लगभग 2 गुने हो गए हैं। और वो बता रहे हैं कि इनकी रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ रही है। और उसमें सबसे ज्यादा जो कैंसर बढ़ रहा है वो गैस्ट्रिक इंटेस्टाइनल कैंसर है, मतलब वो स्टोमक का कैंसर है। और स्टोमक का कैंसर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि हम वो जहर खा रहे हैं जिनकी बात अभी हम कर रहे थे, जो कि डाइजेस्ट नहीं हो रहा, ना निकल रहा है बॉडी से। तो ये जो जहर हैं वो बढ़ते हुए जा रहे हैं, और जो एक्यूमुलेट होते हैं तो एक टाइम पे वो ब्लास्टिंग इफेक्ट आएगा और बॉडी को खराब करेंगे। आपने कहा कि गेहूं हम पहले खाते थे तो नाम मात्र का गेहूं खाते थे। 1960 के बाद में, ग्रीन रिवॉल्यूशन के बाद में हमने गेहूं ज्यादा चालू किया है। पहले अगर आप बाबा नानक की साखियां पढ़ेंगे तो हम पॉजिटिव अनाज खाते थे जिसका शायद बहुत सारे लोगों ने नाम भी ना सुना हो। तो उस अनाज का नाम है कोदरा, कोडो मिलेट्स। और आपको मैं सिंपल भाषा में बताता हूँ कि खाने की 3 लेयर हैं। एक तो है नेगेटिव भोजन, जिसमें आज के दिन सबसे ज्यादा है गेहूं और राइस, क्योंकि ये रैपिड हाइब्रिडाइजेशन और जेनेटिक मॉडिफिकेशन तो ये नहीं खाना चाहिए। ये जितना अवॉइड करें उतना अच्छा है। ये पेट भरने के लिए ठीक है। तो उसकी जगह मिलेट्स ले लेने तो मैं चाहिए। इसको कंप्लीट स्टोरी बताता हूँ। पहला नेगेटिव अनाज जो खराब करेंगे, दूसरा मिडल अनाज जो जैसे हैं वैसे रखेंगे, जैसे चना, मूंग, मोठ, बाजरा, आपका रागी और भी इस तरीके के बहुत सारे अनाज हैं, चना हो गया। तो ये सारे अनाज आपको स्टेबल रखेंगे। अगर आपको पॉजिटिव हेल्थ चाहिए तो आपको उन्हीं रियल अनाज पे जाना पड़ेगा जो सदियों से हमारे जो पूर्वज खा रहे थे। उसका नाम है कोदरा, कुटकी, कंगनी, हरी कंगनी और सावा। तो ये सारे मिलेट्स ही हैं। मिलेट्स ही हैं जी। और इन सारी मिलेट्स को खाने का जो टेक्निक्स है आयुर्वेद में बहुत अच्छे से डिसाइड। आई वाज अबाउट टू कम टू दैट कि जब लोगों को पता चल जाता है कि मिलेट्स अच्छे हैं तो सारे लोग कोई भी मिलेट चूज करने लग जाते और हैं, मिक्स करके खाते हैं। जबकि रियलिटी ये है कि अगर आप मिलेट भी लें तो आपको अपने आयुर्वेदा फिजिशियन से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि आपकी बॉडी टाइप के हिसाब से और आपकी प्रकृति के हिसाब से कौन सा मिलेट आपके लिए बेस्ट है, एंड मोर ओवर कि वो मिलेट आपने कौन से टाइम पर कैसे लेना है। एंड मल्टी ग्रेन वाला जो नया कॉन्सेप्ट आया है, इट इज वेरी वेरी हार्मफुल इन अ वे, क्योंकि हमारी बॉडीज उसको एक्सेप्ट ही नहीं करती। अब लोग सारे मिलेट्स एक साथ मिला लेते हैं, अपनी तरफ से तो बेचारे हेल्दी कर रहे होते हैं, बट वो उल्टा जाता है। तो ये कुछ ऐसा है कि आप मिठाई की दुकान पे गए, आपने कहा लड्डू, बर्फी, रसगुल्ला और जो भी 20 मिठाइयाँ पड़ी सबको मिक्स कर दो और जो बने वो हमें दे दो। तो वो आप खाएंगे तो आपका बॉडी रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि इंटेस्टाइन के अंदर जो हमारा पेट है वो सबसे पुराना दिमाग है हमारा। वो पहचान रखता है कि आप क्या खा रहे हैं, आपके सैकड़ों पीढ़ी पहले पूर्वजों ने क्या खाया। तो अगर वो कुछ नेचुरल है तो उसको प्रोसेस करेगा। इजी होता है। आप बहुत ज्यादा मिक्सअप कर देंगे तो वो कंफ्यूज हो जाएगा। इसके साथ में हर अनाज की प्रकृति अलग है तो उसकी वजह से भी कंफ्यूज हो जाएगा। तो मिक्स करके खाना बहुत खराब तरीका है। आई फील कि हुआ ऐसा ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि हमने अपनी बॉडीज को बहुत फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर दिया और बाकी चीज़ों को ज़्यादा प्रायोरिटी देनी शुरू कर दी। अब जैसे बच्चों को कुछ सिखाया जाता है तो उनको बिट्स एंड बिट्स में सिखाया जाता है, और जो वो सीख लेते हैं तो वो फिर प्रोसेस करना उनके लिए ईजी रहता है। सिमिलरली हमारी बॉडीज के लिए भी ऐसी है, जो चीज़ें उनको उसको डाइजेस्ट करनी आती हैं वो इजीली कर लेती है,
जब नहीं डाइजेस्ट होता तो फिर बॉडी रिफ्लक्स देती है या कोई बीमार कर देती है या कोई बड़ी बीमारी दे देती है अगर हम छोटी बीमारी की तरफ ध्यान ना दें। तो इसको मैं इजी करना चाहूंगा कि हमने बॉडी को डस्टबिन समझ लिया है, इसमें जो मर्जी डालो और तो प्रोसेस करी लेगी। हाँ। ऐसा नहीं है, आपको खाने का जो लेवल है, जैसे सबसे सुपीरियर भोजन जो है वो आपका फ्रूट्स है। आपने नानक खेती पे या पैराडॉक्सिकल एग्रीकल्चर पे ये उगाया, PQNK भी बोलते हैं, तो इस पे आपने उगाया, अमरूद तोड़ा और खाया। मुंह और पेड़ के बीच में मिनिमम डिस्टेंस है। 2 नंबर पे आती हैं वेजिटेबल, 3 नंबर पे आते हैं स्प्राउट्स और माइक्रोग्रीन, 4 नंबर पे आते हैं आपके कोकोनट और जो ये ड्राई फ्रूट्स हैं। उसके बाद में पेट भरने का सामान है गेहूं, चावल और बाकी तमाम सारी चीजें जिनका आप नाम जानते हैं। तो अगर आपको सेहत चाहिए तो ऊपर का जो 4 लेयर है ये ज्यादा से ज्यादा खाइए, और उससे नीचे वाला जितना खाएंगे तो उससे पेट भरता रहेगा और न्यूट्रिशन मिलेंगे। तो ये फोका फूड है, आपको मोटा करता रहेगा, बीमारियां देता रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सही बात है आपकी कि वो हम फोका फूड खाते हैं, ना हमारा मन भरता है ना हमारा पेट भरता है, तो हम ज़्यादा खाने के चक्कर में मोटापा भी, ओबेसिटी इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम्स, बट वी ऑल्सो इनवाइट अ लॉट ऑफ अदर डिजीजेस। और हमारी प्रकृति अब उस हिसाब से हो गई है कि छोटी मोटी बीमारी को भी हम कुछ समझते नहीं है जब तक हम बिल्कुल कोई बड़ी बीमारी ना अपने शरीर को लगा लें। तो सर आपने खाने के बारे में बताया, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन्स, बट इतने सालों पहले आयुर्वेद में जो चरक रहे हैं, उन्होंने चरक संहिता में लिखा हुआ है सारा कुछ कि जितने भी हर्ब्स हैं, बीमारियां तो पहले भी होती थी या उन्हें पता था कि हो जाएंगी बीमारियां, तो उन्होंने हर हर्ब कि कौन सी बीमारी ठीक करेगा या कौन सी बीमारी में कौन से हर्ब्स यूज होंगे, वो सारा कुछ बताया हुआ है। बट इतने सालों से हम देखते आ रहे हैं कि हर्ब्स भी गलत तरीके से उगाए जाते हैं और हर्ब्स में भी क्वालिटी का फर्क आना शुरू हो गया है। तो हम तो अपनी दवाइयों में बिल्कुल जो ऑर्गेनिकली ग्रोन हर्ब्स के एक्सट्रैक्ट्स हैं वो यूज करते हैं, बट ऐसी बहुत सी कंपनीज हैं जो गलत तरीके से उगाए हुए हर्ब्स भी लोगों को देती हैं एंड देन वो रिजल्ट उसका कुछ निकलता नहीं। तो हर्ब्स की जो ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है, इज इट डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द फार्मिंग? देखिए, सारा खेल जुड़ा है मिट्टी से, है ना। इसमें एक अंग्रेजी में कहावत है, सोइल हेल्थ इज द ह्यूमन हेल्थ। अगर आपकी जमीन की सेहत ठीक नहीं है तो आपकी सेहत भी ठीक नहीं रहेगी, और बाकी जो भी चीजें हैं, जैसे आपने हर्ब्स की बात किया, तो उनका कंटेंट भी बहुत ही खराब हो जाएगा। अभी मेरे एक दोस्त हैं, वो प्राकृतिक खेती करते हैं इसी मॉडल पे। उनके खेत में मैंने 3-4 जड़ी बूटियां खा के देखी, उनका जो सुगंध है वो आपको 100 मीटर दूर से समझ में आ जाएगा। वहां पे पालक उगी हुई थी, उसका जो साइज है वो कम से कम 1-1 फीट के पत्ते थे उसके। तो इतने बड़े पत्ते क्यों बन रहे हैं? क्योंकि न्यूट्रिशन भरपूर है जमीन में। अदरवाइज तो इतने छोटे छोटे पत्ते आपको मिलेंगे क्योंकि केमिकल डाल डाल के हम बना रहे हैं। तो जो जड़ी बूटियां हैं उनके लिए बेहद अच्छी प्राकृतिक भूमि चाहिए, और वो हम नानक खेती से या इस मॉडल से ही बना सकते हैं। अदरवाइज आप जो भी जड़ी बूटियां देंगे बीमारियों के लिए, वो अच्छे से काम नहीं करेंगे या उल्टा असर भी उनका हो सकता है। इसमें एक और चीज मैं ऐड करना चाहूंगा कि गाड़ी चाहे 2 लाख रुपए की कोई खरीदे, स्कूटर चाहे 50,000 का कोई खरीदे, टाइम पे उसकी सर्विस करवाता है, उसका तेल पानी चेंज करवाएंगे, अंदर से सफाई करवाएंगे। ये बॉडी तो अनलिमिटेड पैसे की है या आप इसकी कीमत नहीं लगा सकते हैं, लेकिन इसमें सर्विस क्यों नहीं करवाते लोग? आप इतना सारा जहर खाते हैं, केमिकल खाते हैं, कम से कम उसको निकालने के लिए आप पंचकर्मा में जाइए, आयुर्वेद का सहारा लीजिए, नेचुरोपैथी का सहारा लीजिए, कम से कम साल में 1-2 बार तो इस शरीर को साफ करवाएं। बिल्कुल, हम सजेस्ट करते हैं और आप भी अपने पेशेंट्स भेजते हो यहाँ पर, तो एवरी 3 मंथ्स के बाद हम पंचकर्मा डिटॉक्स करवाते हैं। एंड जो लोग डिटॉक्स करवाते हैं उन्हें बीमारियां भी नहीं लगती, क्योंकि बॉडी यूज क्लीन हो जाती है। क्लीन बॉडी में बीमारी वैसे ही नहीं आती। और जो लोग डिटॉक्स करवाते रहते हैं, तो जो उनके डेली खाने पीने की वजह से अगर टॉक्सिन्स आ भी जाते हैं तो वो निकलता रहता है, तो एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स नहीं होती, तो वो ठीक रहते हैं। बिल्कुल जी। तो आई एम श्योर ये वाला हमारा पॉडकास्ट हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल रहा होगा, इंफॉर्मेटिव रहा होगा। आज बहुत ही डॉक्टर विनोद ने अच्छी बातें बताई हैं
तो इसमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हम वो हैं जो हम खाते हैं, और जो हम खाते हैं वो हमारी सॉइल पे निर्भर करता है। तो जब तक डॉक्टर विनोद जैसे बहुत नोबल कॉज जो कर रहे हैं, ऐसे लोग फार्मर्स के साथ मिलके हमारे लिए ऑर्गेनिक फार्मिंग का प्रोड्यूस बढ़ाते हैं, एट द सेम टाइम हमारी एज कंज्यूमर्स ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक फूड्स खाएं। और जब तक हमारी ऑर्गेनिक फूड्स की तादाद नहीं बढ़ जाती, हम टाइम टू टाइम पंचकर्मा से डिटॉक्स करवाएं, अपनी बीमारी को लाइटली ना लें, और अपनी बॉडी को तो बिल्कुल भी फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑल वी हैव इज़ आवर सेल्स एंड आवर बॉडीज़, बाकी तो सब आता जाता रहेगा। तो नाउ आई गिव इट टू डॉक्टर विनोद। आपने हमारे व्यूअर्स के लिए कोई स्पेशल मैसेज देना है तो बताइए। बिल्कुल, इसके लिए स्पेशल मैसेज ये है कि आप जैसे शहर में रह रहे हैं, आप खुद खेती नहीं कर सकते, लेकिन आसपास के किसानों को इस मॉडल पे ट्रेंड कीजिए। मेरा यूट्यूब चैनल है पीपल्स प्रोफेसर, वहाँ से आप जानकारी ले सकते हैं, मुझे आप मैसेज डाल सकते हैं, और मैं जगह जगह पे ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करता रहता हूँ किसानों के लिए। तो वहाँ से सीखें, और शहरी लोग किसानों को सपोर्ट करें, और उस सपोर्ट के माध्यम से जो किसान अपने आप को रीसेट करें और बेहतरीन खाना उगाएं। इस मॉडल को इस्टेब्लिश करने में बहुत ज़्यादा खर्च नहीं आता है, बहुत सामान्य खर्चा है, और उसके बाद में मेंटेन करने पे लगभग 0 खर्चा है। जैसे किसान हर साल लाखों रुपए खर्च करता है अपनी जमीन को यूरिया डीएपी खिलाने के लिए, वो इसमें जरूरत ही नहीं है। ट्रैक्टर का भी छोटा ट्रैक्टर का इस्तेमाल होता है इसमें, और जो पानी है बरसात का वो अमृत समान है, वो सारा का सारा जमीन में जाएगा, तो ग्राउंड वाटर ऊंचा आएगा, और आपके पेड़ पौधे हमेशा स्वस्थ रहेंगे। और स्वस्थ भोजन, स्वस्थ पेड़ पौधे, स्वस्थ मिट्टी ही आपके जीवन का आधार है। उसको आप इग्नोर मत कीजिए, और अपने शरीर को भी स्वस्थ रखिए। हम ज़रूर आपका YouTube चैनल का लिंक अपनी प्रोफाइल में शेयर करेंगे, एंड आई एम श्योर कि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आपको रीच आउट भी करेंगे, क्योंकि ये एक इंसान का काम नहीं है, इसमें बहुत सारे लोगों का योगदान लगेगा। तो आई एम श्योर कि हमारे सारे व्यूअर्स हमें सपोर्ट करेंगे इस मिशन में, अपना भी ध्यान रखेंगे, और पूरी ह्यूमन रेस को आगे बढ़ाने का भी हमें सहयोग देंगे। So thank you so much again for coming here and having this talk with us, and thank you so much for our viewers for staying with us। और ऐसे ही और पॉडकास्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, and do not forget to share this video with your friends and family।